जिनको पहले जाति से दिक्कत नहीं होती थी, जिन्होंने जातिवाद शुरू किया या जिन्होंने ये पिरामिड बनाया कि हम ये जात के हैं, हम इस जात के हैं, फलना जाति ये काम करेगा, चिलना जाति ये काम करेगा, उनको तब दिक्कत नहीं होती थी जब वो काम करते थे इसके ऊपर। कि लोकतंत्र के आने के बाद तो ऐसा हुआ कि भाई जिनके पास संख्या ज़्यादा है उनका मामला चलेगा, लेकिन बहुत सालों तक ऐसा भी नहीं रहा। जिनकी संख्या ज़्यादा है वो पीछे रहे। तो अब कुछ लोगों को दिक्कत ये होने लगी है जिन्होंने बहुत समय तक जातिवाद किया है, अब उनको इस जातिवाद से दिक्कत है। जातिवाद तो शुरू में उन्होंने किया, लेकिन बाद में क्या है कि इसका प्रत्युत्तर मिलने लगा। स्टालिन और उनका कैबिनेट जो है, उन्होंने मंदिरों में एक घोषणा कर दी कि भाई इतने इतने मंदिरों में जिनका आय व्यय इस तरह का होगा, वहाँ पे ओबीसी के लोग भी पूजा पाठ कराएंगे। एक अच्छा कदम है, सर्व समाज के लिए अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। नीतीश कुमार अगर सरकार चला रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है, और ये नीतीश कुमार ने केवल नहीं शुरू किया है, समाज के अलग अलग तबकों से ये आवाज़ उठी है। नीतीश कुमार 2004 में ये घोषणा नहीं किए हुए थे, ये आवाज़ उठी है कि भाई आप बताइए कि हमारे लोग कितने हैं, क्योंकि ये डाटा एक आदमी के पास, एक संस्था के पास रहता है, वो सरकार है। नमस्कार। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गया है और इसके साथ ही चौक चौराहों पर गांव से लेकर शहरों तक कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बहसें तेज हो गई हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हम जाति क्यों बताएं, सरकार को कोई हक है हमारा जाति गिनने का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे सामाजिक जो सामंजस्य है, जो सद्भाव है, वो भी बिगड़ेगा। आज हमारे साथ में लोकसभा टीवी के 10 सालों तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर जायसवाल हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि सरकार का जो ये कदम है वो पहले कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है, और बाकी की बात हम लोग जारी रखेंगे। तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि जाति जनगणना अवश्य होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। जब जातियां हैं तो जनगणना में क्या दिक्कत है। अब लोगों में ये भी चर्चा है कि गाय, घोड़े, बैल, भैंस सबकी गिनती होती है। अरे भाई, जब जाति है तो उसकी गिनती कीजिए, क्या दिक्कत है। आप डेटा कहाँ से लाइएगा। आप हम चलिए, बहुत पुरानी बात है, मतलब पौराणिक बात है, मध्यकालीन बात है कि जातियाँ तो यहाँ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि जाति अभी हुआ है। इसमें एक ख़ास चीज़ है जो समझने की बात है। जिनको पहले जाति से दिक्कत नहीं होती थी, जिन्होंने जातिवाद शुरू किया या जिन्होंने ये पिरामिड बनाया कि हम ये जात के हैं, हम इस जात के हैं, फलना जाति ये काम करेगा, चिलना जाति ये काम करेगा, उनको तब दिक्कत नहीं होती थी जब वो काम करते थे इसके ऊपर। उन्होंने सारे प्रिविलेज अपने पास रखे, विशेषाधिकार अपने पास रखे। लेकिन यही काम जब दूसरी जातियों ने शुरू किया, अर्थात वो फ़ायदा लेने लगे, लोकतंत्र के आने के बाद तो ऐसा हुआ कि भाई जिनके पास संख्या ज़्यादा है उनका मामला चलेगा, लेकिन बहुत सालों तक ऐसा भी नहीं रहा। जिनकी संख्या ज़्यादा है वो पीछे रहे। अभी भी माना ये जाता है कि 52% तो माना ही जाता है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है कम भी हो, क्योंकि कुछ लोगों में ये भी बात आई है कि नहीं भाई, जनसंख्या को कम रखना है, परिवार की संख्या को कम रखना है कि हम खाने पे, पीने पे, अध्ययन पे, शिक्षा पे, दीक्षा पे, घर बनाने में और तमाम तरह की चीज़ों में हम खर्च कर सकें, ठीक, तो पैसा बचेगा। तो उन लोगों ने भी अपनी संख्या कम की है। इवन जो गैर हिंदू हैं उन लोगों ने भी कम किया है, ऐसा नहीं है। तमाम तरह के डेटाज हैं जो ये बताते हैं कि कम है। तो अब कुछ लोगों को दिक्कत ये होने लगी है जिन्होंने बहुत समय तक जातिवाद किया है, अब उनको इस जातिवाद से दिक्कत है। जातिवाद तो शुरू में उन्होंने किया, लेकिन बाद में क्या है कि इसका प्रत्युत्तर मिलने लगा, लोग सवाल करने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में भाई फलना फलना जातियों के लोग नहीं है या वर्ग के लोग नहीं है, ओबीसी के लोग नहीं है, दलितों का तो थोड़ा ठीक ठाक परसेंटेज है, एसटी लोगों में भी बहुत सारी कमियां हैं, मतलब उन लोगों की संख्या कम है। यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल में, सिविल सर्विसेज में जो है सेक्रेटरी वगैरह नहीं है। तो ये बातें चल रही हैं, तो अब उनको दिक्कत होने लगी है। तो नहीं, जाति बेकार चीज़ है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, जो दूसरे वाले लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, अब हमारा मौका आया तो आपको जाति खराब लगने लगा। लेकिन जब आपका मौका था तब ठीक था। अभी भी जातियों का देखिए, अभी भी आप बताइए
मुझे नहीं लग रहा है कि तमिलनाडु का उदाहरण हम एक दे सकते हैं, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनका कैबिनेट जो है, उन्होंने मंदिरों में एक घोषणा कर दी कि भाई इतने इतने मंदिरों में जिनका आय व्यय इस तरह का होगा, वहाँ पे ओबीसी के लोग भी पूजा पाठ कराएंगे। एक अच्छा कदम है, सर्व समाज के लिए अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि कहा जाता है कि 1931 में आखिरी बार जनगणना हुआ था, तो उस समय कुछ बातें पता चल गई थी, कुछ बातें नहीं पता चली थी। कई लोग इस तरह का हवाला दे रहे हैं कि अगर सही चीज रहता तो इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, वो नहीं करवा देती। नीतीश कुमार जातिवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। नीतीश कुमार अगर सरकार चला रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है, और ये नीतीश कुमार ने केवल नहीं शुरू किया है, समाज के अलग अलग तबकों से ये आवाज़ उठी है। नीतीश कुमार 2004 में ये घोषणा नहीं किए हुए थे, ये आवाज़ उठी है कि भाई आप बताइए कि हमारे लोग कितने हैं, क्योंकि ये डाटा एक आदमी के पास, एक संस्था के पास रहता है, वो सरकार है। सरकार के पास सारे डेटाज होते हैं कि कहाँ पे कौन है, कितना है, वो कितना खाता है, कितना पहनता है, कितना ओढ़ता है, कितना बिछाता है, कैसा घर बनाता है, क्या क्या करता है, शिक्षा पे क्या खर्च करता है, हेल्थ पे कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, कितना व्यय करता है। तो ये सारा डेटा सरकार के पास होता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर ये नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो इनको समस्या होगी, इनको बताना पड़ेगा। बहुत सारा होता है ना कि भाई यूपी में एक हल्ला हुआ था कि यादवों ने, जब अखिलेश की सरकार थी तो कि यादवों ने बहुत ज़्यादा सीटें हपचिया ली है। ऐसा नहीं था, बाद में पता चला वो दूसरे लोग थे। तो ये भी स्थिति है। हो सकता है कि बिहार में जातिवाद हो, जातिवाद चल रहा है और जाति जनगणना हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, जो नहीं चिल्ला रहे हैं उनकी कम हो गई हो, या उल्टा भी हो सकता है कि वो लोग प्रिविलेज्ड हो गए हों। मतलब बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार ये भी कर दें कि नहीं भाई आप लोगों का, क्योंकि देखिए जो आरक्षण मिलता है उसका दो ही आधार है, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन और शिक्षा। अर्थ तो कहीं है नहीं उसमें। बहुत बड़े बड़े धनी लोग जो हैं वो दलित हैं, तो बहुत जो सवर्ण तबका तो मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वो लोग प्रणाम तक नहीं करते हैं। अब थोड़ी स्थिति बदली है, वो कर लें तो अलग बात है। तो हो सकता है कि इसमें ये भी हो जाए कि नहीं जो शोर मचा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या गड़बड़ा जाए इस मामले में, और शिक्षा के मामले में और सामाजिकरण के मामले में ऊपर चले जाएं, तो नीतीश जी ये भी कहें या वर्तमान सरकार को ये करना पड़ जाएगा कि नहीं भाई आपका कोटा पूरा हो गया, अब आप इधर से खिसक लीजिए, ये फलना लोग आएंगे। हो सकता है नूनिया आ जाएं, हो सकता है कलवार लोग आ जाएं, हो सकता है तेली लोग आ जाएं, हो सकता है तमोली लोग आ जाएं। आपने सुना है तमोलियों की बात कोई करता है? इवन मुझे पता है कि नीतीश जी भी नहीं करते, लालू जी भी नहीं कर रहे थे। जो एक, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ एक चीज़। दो तरह के पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, एक पॉलिटिकल है, एक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। नॉन पॉलिटिकल लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे नीतीश कुमार ने इस पर बहुत काम किया है। जो उन्होंने डिवाइड किया था वो गलत नहीं था। जैसे महादलित बनाया उन्होंने, ठीक है, ओबीसी में भी एक्सट्रीम अति पिछड़ा बनाया भाई, तो उनको अधिकार मिला ना, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला समाज में। अति पिछड़ा के लिए अभी चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत सीटें थी। महिलाओं को दिया उन्होंने, और उन महिलाओं को दिया जो सोच नहीं सकती थी, और अब वो लोग कर रहे हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। तो नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी में ये लोग हैं जिनको कभी कोई सीटें नहीं मिली हैं। बैकवर्ड के लोगों ने नहीं दिया भाई साहब, यूपी में नहीं दिया है, बिहार में नहीं दिया है। तो ये नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी है। आपको एक बात बता रहा हूँ बिहार विंग के लिए, कि आपने सुना नहीं होगा कि नूनिया जो है यहाँ पता है कब फेमस हुआ है? जब फागू चौहान आए यूपी से चल के। तो इवन ये प्रजातंत्र का काम है, लोकशाही का काम है, लोकतंत्र का काम है कि हर आदमी को ऊपर उठाइए। पता है उससे क्या होता है? आपका बाजार भी ऊपर उठता है, आपके देश की, आपके समाज की इकोनॉमी भी ऊपर जाती है। आप चाहिएगा कि 4 आदमी को बना लीजिए, अरबपति बना लीजिए। अरे भाई 4 आदमी ही बनेगा ना, 10% 20% ही लोग बनेंगे। कितना टीवी खरीद लीजिएगा, कितना फ्रिज खरीद लीजिएगा, कितना गाड़ी खरीद लीजिएगा? ये तो जो कहता है मूर्ख है। इन्हीं मूर्खताओं के कारण इसमें कांग्रेस ने भी बहुत गेम खेला है। शुरू में नहीं किया कुछ उन लोगों ने, इस मामले में बहुत अच्छा भी काम किया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैक्सिमम लोग, समाज के लोगों के पास जब पैसा आता है, टैक्स भी ज़्यादा मिलता है कि नहीं?
तो इसका फ़ायदा है, इसका लाभ है। पता चलेगा कि किसी खास समुदाय के लोग बहुत पीछे हैं तो उनको फ़ायदा होगा, सरकार उस पर स्पेशल ध्यान देगी। जब डेटा ही नहीं रहेगा तो सरकार क्या करेगी, और इससे कोई जातिवाद नहीं फैलेगा, कम होगा। पता चलेगा कि मेरे कम्युनिटी के लोग अगर बहुत आगे बढ़ गए हैं शिक्षा में और सामाजिकता में तो हो सकता है उनको बाहर किया जाए। आपके कम्युनिटी के लोग बढ़ गए हैं और ओबीसी के फॉर्मेट में वो फिट नहीं बैठ रहे तो उनको बाहर किया जाना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, इस तरह की बात मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा, एक बातचीत इसमें और है कि इस पूरे मामले को देखें तो बीजेपी जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, केंद्र तक गया, तो बीजेपी की तरफ से भी जनक चमार गए थे साथ में। क्या किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के लिए जाति जनगणना को? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 2013 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था, मैं इस बात का गवाह हूँ और मुझे गर्व है। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मैंने 10 साल लोकसभा टीवी में काम किया है। सेंट्रल हॉल में था मैं, मेरे सामने बीजेपी के एक लीडर ने लालू जी को बताया था कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, और लालू जी चौंके थे। 4-5 ही लोग थे, मैं भी था वहीं पे। और नरेंद्र मोदी ने पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ। आप उठा के देख सकते हैं, पहली बार। और मीडिया में चर्चा हुआ था कि अरे मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं। और ये मतलब थोड़ा टाइम वाइम और डेट कंफर्म नहीं हूँ, शायद 2001 या 2 में कभी मोदी जी ने अपनी मोघा घाची कम्युनिटी से आते हैं, पैसे वाले लोग हैं वो भी, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे, शिक्षित रूप से, तो उन्होंने डाल दिया होगा। तो डाला उन्होंने। बिहार में बीजेपी जब प्रस्ताव पास हुआ जाति जनगणना के लिए तो साथ थी। उसका कारण ये है कि बीजेपी का एक फॉर्मेट है कि सवर्ण में से मैक्सिमम वोट उसको मिल जाए। उसका सबसे बड़ा आधार पता है क्या है, जो कांग्रेस के पास भी नहीं है। उन लोगों ने 10% जो EWS दिया है, तो वो सवर्ण लोग समझते हैं कि भाई कुछ भी हो, बहुत दिनों से जो मांग पड़ी हुई थी उसको मोदी जी ने पूरा किया है। तो उसमें से अभी भी 70-80% लोग उनके साथ खड़े हैं। ठीक, एक वो हो गया। जो वैश्य समाज है वो भी उनके साथ खड़ा हुआ है, जबकि वैश्यों में यहाँ 95% से ज़्यादा बिहार में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं। तो इस मामले में अगर ये भाजपा वाले बोलते हैं कि नहीं भाई हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, तो वो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं तो हो सकता है कि उनसे बाहर चले जाएं। ये एक कारण हो सकता है कि इसके कारण वो चाहते नहीं कि भाई हमारा EWS इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मोदी जी को, भाजपा को या कांग्रेस, किसी को भी पॉलिटिक्स करनी है तो हर बार इसमें नया नया चीज़ जुड़ते जाता है। बीजेपी इस पे बहुत काम कर रही है। क्यों? उसको वोट चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ऊपर पहुंचा देगी बीजेपी ओबीसी को, या कांग्रेस ओबीसी को, या नीतीश जी ही बहुत बड़ा काम कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो लाखों लड़के हर साल यहाँ से कोटा पढ़ने नहीं जाते, दिल्ली पढ़ने नहीं जाते। लगभग 40 सालों से, मैं 30 साल नहीं कहता, 30 या 32 साल जब से लालू और नीतीश जी हैं, नहीं, उसके 8-10 साल पहले से ये हालत है। बड़े बड़े लोग पढ़ने जाते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जब देश में थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, बिहार थोड़ा सा और पीछे था। अभी भी ग्लोबलाइजेशन का यहाँ ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है, तो होने लगा मामला। तो अभी भी सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया शिक्षा पर। आपको बढ़िया से अगर छींक आ रहा है और 6 महीना तक आप इलाज कराइए, बिहार में नहीं ठीक होगा, रेफर टू एम्स। और लोग इसको लेके तमगे की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अरे डॉक्टर साहब लिख दिए हैं रेफर टू एम्स, जैसे वहाँ पे भारत रत्न मिलने वाला है, चले जाते हैं लोग। ठीक है, ये एक बात है। तो इस पे काम होना चाहिए कि नहीं भाई। जब ये डेटा आएगा ना, हो सकता है केंद्र सरकार ना माने, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाके लोचा फंसा देंगे, ये भी हो सकता है। बहुत खेल बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी जा चुकी है। नहीं, वो जाएगा। अब वो कौन लोग हैं वो देखना पड़ेगा। तो गुस्सा तो आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे पूरे देश से 50-100 लोग हैं जो ये सब डालते रहते। एक तो नाम हो जाता है, ऊपर से पार्टी लाइन के ऊपर काम करना होता है। पार्टी में जो आपका जो लीगल होता है अफेयर, उसका जो होता है विंग होता है, वो लोग यही काम ही करते हैं। अब देखिए हर पार्टियों में वकील साहब लोग बहुत ऊपर हैं, इन्हीं यही सब काम कराया जाता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जाति जनगणना हो जाएगी, नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है कि मई तक पूरा कर लेंगे,
इससे क्या बदलेगा? एक तो पहले योजनाओं के स्तर पे और दूसरा राजनीति के स्तर पे कि किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह के समीकरण बांधे और टूटेंगे। इसके साथ साथ योजनाओं के तौर पे क्या तब्दीलियां दिखेंगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जाति जनगणना मामला धीरे धीरे, अब तो शरद जी नहीं रहे, पार्लियामेंट में वही बोलते थे, कोई और नहीं बोलता था मुखर आवाज़ में। हम लोग इसकी गवाही हैं, हम लोग साक्षी हैं। वहाँ पे एक जनहित अभियान है, वो कार्यक्रम भी करते थे लोग, तो उसमें सबसे ज़्यादा समय शरद यादव ही देते थे। ठीक है, पासवान जी भी आते थे, बहुत लोग भाजपा के भी कुछ लोग आते थे, ऐसा नहीं ओबीसी के लोग आते थे। लेकिन ये जो मेडल मिलेगा ना जनता से, क्योंकि जाति जनगणना में क्या फ़ायदा ये ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि आपके तरह के और दूसरे तरह के जो, या हमारे तरह के, या कुछ जो संभ्रांत लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है, हर वर्ग के लोगों को। लेकिन आप जाइएगा जो किसानी करता है उसको नहीं पता है, जो मैट्रिक तक पढ़ा है और किराना का दुकान कर रहा है, हो सकता है साल में वो किसी बीडीओ से ज़्यादा पैसा, जेन्युइन पैसा जीएसटी दे के कमाता, उसको भी नहीं पता है बेचारे को, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों पता करेगा। लेकिन उसको पता चलेगा कि नहीं भाई, हमें हमारे विषय में सरकार जानकारी दे रही है कि हम कितने पिछड़े हैं और कितने अगड़े हैं, कहाँ तक हमने पढ़ाई की है, या हमारे समुदाय के लोग, अपने समुदाय से सबका जुड़ाव होता है। क्योंकि किसी को एक तमाचा यहाँ पड़ जाता है या बेंगलोर में पड़ जाता है तो चीख आपकी भी निकलती है ना। असम में हो या मुंबई में हो, जब बिहारी लोग पीटे गए तो सारे बिहारियों को दर्द होता था ना। किसी खास कम्युनिटी वालों को कूट दिया जाए तो उनको दर्द होगी कि अरे देखिए हमारे लोगों को पीट दिया। तो इस पे एक प्राइड का अनुभव होता है। और दूसरा, अगर वो गड़बड़ हुआ मामला तो लगेगा कि देखो भाई कितनी धोखेबाजी हुई हम लोगों के साथ, तो अब हम लोग को तैयार होना चाहिए। तो ये जो मेडल है, सामाजिक मेडल, वो नीतीश कुमार को ही मिलेगा। ये तेजस्वी लोग थोड़े बाद में सक्रिय हुए हैं, उनको लगा है। इसमें भी पेच फंस रहा है, बड़ा बड़ा पेच फंस रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उपजाति का नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उपजाति का होना चाहिए। बहुत लोगों को ये भी डर है कि उपजातियों का थोड़ा सा रखा जाए तो उन लोगों का कम हो जाएगा दूसरे वाले लोगों का। उसी में जब मुझे याद है कि ये साल 2021 की बात है, ये लोग गए थे दिल्ली, तो उस समय तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, लेकिन नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, कांग्रेस के नेता थे, इसके साथ साथ में जनक चमार थे जो डेलीगेशन था। और जब ये शुरू हुआ जिस दिन, तो नीतीश कुमार ने तो उस पर तो कुछ कहा नहीं क्योंकि वो समाधान यात्रा पे निकले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जाति जनगणना करवा रहे हैं और शुरू हो गया है, मई तक देखिए क्या हो रहा है। देखिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, अभी आप बोल दीजिएगा कि जाति जनगणना पे सबसे पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई मैं कर रहा हूँ, इससे नहीं हो जाता है। सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, विधानसभा से लेके लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में, सभी जगह, या सामान्य भाषण में। तो जब ये चलेगा कि नहीं भाई पहले मैंने कहा, तो डाटा निकाला जाएगा ना कि वैधानिक रूप से किसने कहा, किसने लिख के दिया, किसने विधानसभा में बोला, किसने भाषणों में बोला, किसने पार्लियामेंट में बोला। तो ये फायदा होगा। इन किसी के कहने से और नहीं कहने से कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश जी ने स्टेप लिया था भाई। विधानसभा में जिसने आगे बढ़ाया, देखिए कागज पे जो लिखा होता है ना, मामला वही होता है, लोग वही मानेंगे। लेकिन इसमें नीतीश जी क्या है कि नीतीश जी, मुझे लगता है कांग्रेस और नीतीश जी की एक आदत बहुत सिमिलर है। ये लोग अच्छा भी काम करते हैं कई बार, तो इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। इनको लगता है कि नहीं भाई लोग जानते ही हैं कि हमने कितना काम किया है, तो लोग इसका प्रतिफल देंगे। इस मामले में मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं और मैं उनका गुणगान करता हूँ इस मामले में कि नहीं भाई हमने कुछ काम किया है तो बताओ, क्योंकि जनता कई मामलों में जागरूक नहीं होती है, तो बताना पड़ता है कि नहीं ये काम किया है और आपके लिए किया है, तो आप देख रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं, इन्होंने इनिशिएट किया था, तेजस्वी साथ में आ गए। देखिए अकेला बिहार ओबीसी स्टेट है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, ओबीसी की राजनीति सबसे ज़्यादा होती है। वैसे एक सच्चाई ये भी है, ओबीसी पे सबसे कम काम होता है। ओबीसी को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, स्कूल कॉलेज खस्ता हाल है। ओबीसी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, क्योंकि भाई तमाम तरह में इनका जो कमाई है वो कम है,
तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसमें भी मैक्सिमम लोग सरकारी अस्पताल जो हैं उसका रुख करते हैं। तो ओबीसी स्टेट है, इसलिए वो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, बीजेपी भी कुछ सोच रही होगी कि हम क्या बोलें कि ओबीसी नहीं भटके हमारे साथ। तो उनके पास एक ही है कि भाई हमारे तो सर्वोच्च नेता ही ओबीसी हैं, और उन्होंने कुछ काम किया भी है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसमें आप मना नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन दिया है।